हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 है और हम लोग 5 दिन से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आज 5वां दिन ही है। तो चलिए देखते हैं, आज है इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के जो चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों को बताइए। हमने आपको बताया था वियना सम्मेलन की 2 उपलब्धियां, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है, जिसमें पहला का नाम है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने फ्रांस में, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था, जो फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर, इसका स्थापना कर लुई 18वां को क्या किया, फ्रांस का राजा बनाया। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ऐसा तो हम बात बताए थे। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक 1789 के फ्रांस की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। 1789 में मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया के चांसलर था तो वो क्या करता था, वो घोर विरोधी था क्या, गणतंत्र और प्रजातंत्र का। गणतंत्र क्या होता है, जिसमें लोगों के हाथ में शक्ति होता है, वही गणतंत्र होता है। लोगों के हाथ में शासन होता है, वही गणतंत्र होता है। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। कौन ऐसा प्रयास किया, तो मेटरनिक ने प्रयास किया था। मेटरनिक ने क्या प्रयास किया था कि इटली और जर्मनी में गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना न जगे या फिर राष्ट्रीयता की भावना न जगे। फ्रांस में कह रहा है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था, लेकिन इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता मतलब होता है देश के प्रति प्रेम की भावना लोगों में न जगे, इसीलिए इसका घोर विरोधी था कौन, मेटरनिक था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो जाइए फुल वीडियो देखिए, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाया। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, मतलब अपनाई, जिसमें क्या होता था कि बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के शक्ति के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, बिना सेना के शक्ति का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसीलिए किसके ये तीनों देश के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 2 ही प्रश्न था लघु उत्तरीय प्रश्न में और एक इंपॉर्टेंट और प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें एक ही प्रश्न है। तो पहला का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। मतलब नेपोलियन का क्या योगदान था यूरोप के राष्ट्रवाद के प्रसार में। यूरोप महादेश के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद की भावना जगह था, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। तो सबसे पहली बात है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन 1799 में क्या था, डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में क्या बना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट यानी कि राजा बना वहां का। ओके, उसके बाद कर रहा है 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता में क्या था कि जैसे हम लोग एक युद्ध की एक तैयारी नहीं किया जाता है, जैसे हम लोग एक परीक्षा की तैयारी करते हैं कि इस समय चैप्टर वाइज करना है ऑब्जेक्टिव, इस समय सिलेबस समाप्त करना है, उसी टाइप से जो युद्ध का जो काम होता है, या फिर नेपोलियन पहले से सोच कर रखा था कि हम फ्रांस का राजा बनेंगे तो हम ये कानून लागू करेंगे। तो ये कानून लागू करेंगे वो किस में था, तो नेपोलियन संहिता में था। ठीक है, तो यही था। इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो फुल वीडियो देखिए। ठीक है, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। क्या हुआ जी, प्रशस्त हुआ। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर एक टापू का नाम है जिसका नाम है सेंट हेलेना टापू, वहां रख दिया, जहां 1821 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम आपको अभी कह रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हमारा बात मानिए, आप जाइए फुल वीडियो देखिए जिसमें हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।